हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कक्षा 10 के मॉडल यूपी बोर्ड जो आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पर जो आपका मॉडल पेपर अपलोड की हैं उसी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। आज बस केवल आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ से एक एक करके सारे क्वेश्चनों का विश्लेषण होगा, हल होगा, पूरा विस्तृत तरीका से हल होगा जो आपके इसी तरह से एग्जाम में परीक्षा में आएंगे प्रश्न। चलिए देखते हैं। सबसे जो आपका खंड अ है, खंड अ में जैसे आप जानते हैं कि आजकल इस सत्र से आपके जो यूपी बोर्ड के परीक्षा हो रहे हैं उसमें 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी आ रहा है, लगातार 20 प्रश्न और 20 नंबर का। तो इसमें से आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहले आपके 4 नंबर 5 नंबर की बहुविकल्पी आते थे जो बहुत कम हुआ करते थे। अब आपके 20 प्रश्न बहुविकल्पी से अगर बहुविकल्पी ही केवल आप हल कर लेते हैं तो आपके फेल होने का चांस खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए बहुविकल्पी को भी अब हम लोग को हल्के में नहीं लेना है, बहुविकल्पी भी बहुत अच्छे अनिवार्य हो गए करने के लिए। सबसे पहले आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है कौन है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। देखिए शांत, अशांत और शांत। तो आपको ध्यान से देखना है कि शांत और अशांत क्या होता है जी। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है। परिमेय जैसे इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं हम कि परिमेय संख्या जैसे p बटा क्यू के रूप में होती है ना, तो जब p बटा क्यू के रूप में होती है, जैसे मान लीजिए कि 1/5 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे ये 5 जो आ गया, जैसे 1 बटा मान लीजिए कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n। आपका अगर इस टाइप के आपके जो सवाल आते हैं 2 के पावर n 5 के पावर n होता है तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार होता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि 1/5 आपका तो शांत दशमलव प्रसार हो गया, 1 बटा जो आपका 3 आ गया, ये 3 आपका अशांत प्रसार है। इसलिए आपका ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं शांत भी हो सकती हैं, परिमेय संख्या अशांत भी हो सकती हैं। तो इस तरह से आपका परिमेय संख्या एक आपका शांत भी हो सकती है, अशांत भी हो सकता है। तो इसमें केवल 2 ही विकल्प दिया है। अगले में देखेंगे जब विकल्प और दिया होगा। हाँ, यहां दिया है कि उपर्युक्त दोनों मैंने कहा जी शांत और शांत दोनों, यही विकल्प आपका क्या है, सत्य है। शांत और अशांत दोनों हो सकता है आपका। अगला जो 2 नंबर आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, देखिए ध्यान से। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एगो अपरिमेय संख्या। देखिए जब भी आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करते हैं तो सदैव आपकी अपरिमेय संख्या आती है। क्यों आती है? कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी एक परिमेय संख्या लेंगे, जैसे माने कि 1/3 आपका परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या ले लेंगे √3, गुणा करने के बाद आपका √3/3 आ जाएगा जो कि अपरिमेय संख्या है। हमेशा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल आपका अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये पहला विकल्प आपका सत्य हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। आपका जो तीसरा नंबर सवाल है कह रहे हैं कि रेखाओं x बराबर 0, 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है। प्रतिच्छेदित बिंदु निकालना है। x के मान दिया है आपका, x के मान जब आपका दिया है 0 तो ध्यान से देखिए, आपका पहले तो विकल्प चारों में से कोई एक सत्य होगा। x का मान जब 0 दे दिया है तो वह प्रतिच्छेदित बिंदु आपका वही आएगा जिसमें x का मान 0 और y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो यहां से आपका ये विकल्प तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले 4 दे दिया है, x के मान 4 नहीं, x के मान 0 होना चाहिए। यहां से आपका विकल्प नंबर दूसरा सत्य हो सकता है क्योंकि x के मान 0 आपका है, ये x का निर्देशांक है, ये y x का निर्देशांक है, x के मान 0 हो सकता है, ये विकल्प आपका सत्य हो सकता है। आगे देखिए 0 से लेके 0 - 4 है ना, ये भी आपका हो सकता है। -4 का मान 0 ये नहीं हो सकता क्योंकि x का मान आपका -4 दे दिया है। यहां पर आपके प्रश्न 2 इसमें अब विकल्प आपका 2 और 3 दोनों में से कोई एक ही सत्य हो सकता है। तो चलिए काम कौन सत्य है इसमें से देखेंगे हल करके इसको। यहाँ पर x बराबर 0 दिया है तो 2x + 3y बराबर जब 12 है तो यहाँ से x के मान हम 0 रखें। इसमें x के मान जब 0 रखेंगे तो आपका यहाँ पर 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 3y बराबर 12 तो 3 से भाग कर देंगे 4, y का मान कितना हो जाएगा 4। तब x का मान 0, y के मान 4, तो आपका कि 4, इसका मतलब कि 0 का मान 4 आपका विकल्प सत्य हो जाएगा। 0 का मान 4 कौन सा? विकल्प नंबर 2 आपका क्या है? सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता होगा। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें कुछ विकल्प में डिस्टर्ब है, विकल्प डिस्टर्ब है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला नंबर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, नहीं क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 कह रहा है ना कि ये देखिए समीकरण 2x + ay बराबर 1, समीकरण
3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब कोई हल नहीं होता है इसका मतलब कि आपकी दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर होगी तभी ना इसका कोई हल नहीं होता है। और समांतर के लिए आपका नियम क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब कि यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे, इसमें से a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे और यहाँ से इसमें रखेंगे और वहीं रख करके आपका a का मान निकल जाएगा। a का मान निकालेगा, जो विकल्प सत्य होगा वहीं आपको क्या करना है, टिक कर देना है। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर ध्यान से देखिए। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ये आपका द्विघात समीकरण है, कह रहे हैं कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। पहला विकल्प है कि दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है। विविधकर के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहले हम विविधकर निकालेंगे। इसका विविधकर क्या होता है, विविधकर द्विघात समीकरण का विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac होता है। यहां से विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो यहां से देखिए, यहां से आपका a के मान 2 है, b का मान -4 है और c का मान कितना है, 3 है। इसी मान को हम इसमें रखेंगे। जब इसी मान को जब यहां पर रखेंगे तो आपका d बराबर कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर और b का मान -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। -4 गुणे a का मान कितना है, 2 दिया है, गुणे c का मान कितना दिया है, 3। तो यहां से आपका 16 -4 दूना का 8 3 का 24। यहां से आपका कितना हो जाएगा, -8 आ जाएगा। -8 जब विविधकर का मान आ जाता है तो आपका 0 से कम हो गया। ये आपका मान काल्पनिक मान है, ये मान कैसा है, काल्पनिक है। तो यहां से देखिए, ये सबसे पहले विकल्प देखिए, दिए गए विविधकर का विविधकर 0 से कम है, 0 से कम। इसका मतलब कि आपका विकल्प नंबर ए तो सत्य हो गया, ए नंबर सत्य होगा क्योंकि आपका ए से कम है, ए 0 से कम है, 0 से कम -8 0 से कम होता है, इसलिए विकल्प नंबर पहला सत्य होगा। दूसरे विकल्प के बारे में चलते हैं। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है, बात सत्य है ये भी, क्योंकि -8 आया है और -8 आपका वास्तविक मूल नहीं है, -8 आपका काल्पनिक मूल है। यहां से विकल्प नंबर बी भी सत्य हो जाएगा, विकल्प नंबर बी भी सत्य। सी नंबर की बात करते हैं। समीकरण का विविधकर 0 है, समीकरण का विविधकर तो 0 नहीं है। क्यों नहीं 0 है, क्योंकि -8 आया है, इसलिए आपका 0 नहीं है। अब देखिए समीकरण के मूल वास्तविक है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। क्यों नहीं वास्तविक है, क्योंकि समीकरण का मूल काल्पनिक आ गया है। 0 से 0 से बढ़ाएगा तब ना समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, इसमें, इसलिए ये गलती है। आपका ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी सत्य है। देखिए आपसे आगे विकल्प नंबर इसमें दिया होगा, कह रहा था उस सवाल के 6 नंबर सवाल का, जो ए और बी सही हैं, ए और डी सही हैं, सी और डी सही हैं, केवल ए सही है। तो आपका ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों क्या था, सत्य था। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की तरह चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए हैं। देखिए जब ए ओ बी सी एक आयत है तो आयत का एक चित्र बना लिया जाए। ये आपका आयत है, 3 विकर्ण दिया है, नाम पहले इसका कर लीजिए, ए ओ बी सी, तीनों विकर्ण दिया है। ए के मान 0,3 है, बी का मान 0,3 है, सी का मान आपका कितना है, 5,0 है। कह रहे हैं कि इसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण यही ना दूरी होती है, यही विकर्ण दूरी होती है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो निकाल सकते हैं आप निर्देशांक ज्यामिति से। कैसे, ये आपका निर्देशांक 0,3 है, ये 5,0 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। यहां से आपका √34 सही विकल्प का हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस kx -5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात करना है। यहां से देखिए जब x² प्लस kx -5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात करना है। एक मूल 1/2 दे दिया है, इसका मतलब कि मूल क्या होते हैं जी, मूल आपके द्विघात समीकरण का वह मान होता है जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब कि 1/2 आपको समीकरण में रखने पर समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब कि x का मान हम 1/2 रखें, x के मान जब 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यहां से k गुणे x के मान कितना हो जाएगा, 1/2 -5/0 बराबर 4। यहां से देखिए इस समीकरण में केवल एक ही चर वैल्यू बची है k, यहां से पक्षांतर करके हल करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं, दो समरूप त्रिभुज होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। बात सही है, यदि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है।
दूसरा विकल्प कह रहा है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती है। यह भी बात बिल्कुल सत्य है। दो समरूप त्रिभुज के उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब कि ए विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर बी विकल्प दोनों सत्य हैं। इसका मतलब कि यहां पर कह रहा है विकल्प नंबर सी उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उपर्युक्त दोनों आपका विकल्प क्या था? सत्य था। अतः आपका विकल्प नंबर 3 सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं आपका, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान 90 अंश, एसी का मान 3 सेंटीमीटर है और बीसी का मान 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप करना है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। एक त्रिभुज बना लेंगे एबीसी। एबीसी में सी का मान 90 अंश, ये 90 अंश है, ये आपका ए हो गया, नहीं ये हो गया, ये आपका बी हो गया। यहां से देखिए कह रहे हैं कि आपका एसी का मान दिया है 3, तो एसी का मान 3 हो गया, बीसी का मान 4 हो गया। जब इस समकोण त्रिभुज है तो 4 हो गया, 3 हो गया, तो 4 का 16 और 3 9 16 25 25, इसका मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब कह रहा था कि तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, बिंदु सी से जब यहां से माध्यिका पर माप जाएगी, जब माध्यिका पर माप जाएगी तो यहां से डालेंगे तो ये लंब हो जाएगा। यहां से आपका ये दोनों को जब आधा आधा करेगी तो ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये यहां से जब ये भी समकोण त्रिभुज को 2 भुजाएं निकल गया, तीसरा भुजा का मान हम निकाल सकते हैं, आप लोग कर लेना। अगला जो ध्यान से देखिए, जो ये क्या है 11 नंबर क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तब इस चतुर्भुज की का समचतुर्भुज की भुजाई ज्ञात करना। समचतुर्भुज आपका ये त्रिभुज होता है, यहां से आप देख लेना विकर्ण और समचतुर्भुज की भुजाओं की जो लंबाई में संबंध होता है उस फॉर्मूले का यूज करके इस विकल्प का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना। अगला नंबर जो आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आप लोग समरूप त्रिभुज में पढ़े होंगे कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से देखिए आपका सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, अब भुजा का अनुपात दिया है कहता ना 4/9, माने 4:9, तो वहीं 4/9 इसके वर्ग के बराबर होता है ना, इसका वर्ग कर देंगे तो 4 का 16/9 आपका 16/81, इसका विकल्प नंबर डी सत्य हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, तो 4 का 16/9 हो जाएगा यहां से। चलिए अब हम देखते हैं विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा के बराबर मान है। इसमें से देखिए क्या करेंगे, यहां से पहले नंबर हम तो ये करेंगे कि tan थीटा का मान निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर 3, ये इधर 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 3 बटा कितना 4। यहां से ये लंब का मान है, ये आधार का मान है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब आधार दे दिया है तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, कर्ण का मान 5 हो जाएगा। यहां से लंब आधार कर्ण का मान हो गया, वहां से sin थीटा cos थीटा का मान निकाल के इसमें रख करके हल कर लेना। बहुत आसान सवाल है, जो भी विकल्प होगा सत्य हो जाएगा। अगला नंबर आपका देखिए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, sin 75 अंश cos 75 अंश, sin 75 अंश cos 75 नहीं cos 15 अंश है ना, sin 75 अंश cos 15 अंश का मान कितना होगा। देखिए जब दोनों को जो 15 और 75 दोनों को जोड़ने पर जब 90 आ जाएगा ना, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर देंगे ना तो एक कट जाएगा। जैसे कैसे, sin 75 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 15, यहां से नीचे में cos 15 है ना, तो cos 90 माइनस थीटा आप नहीं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा माने cos 15, और नीचे तो cos 15 है ये है, cos 15 से cos 15 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, तो आपका 1 हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सत्य हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर होते हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहां से आप एक वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप 2πr होता है। अब वृत्त का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप माने 4 गुणे भुजा माने 4 गुणे a के बराबर है ना। तो ये दिया है, अब कह रहे हैं कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किनके क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्या है, और एक वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुणे नहीं
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा ए मान ले तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम ए का मान निकाल सकते हैं, दो दूनी का कितना हो जाएगा 4, ए का मान आपका पाई आर बाई कितना हो जाएगा 2, ए का मान तो ए का स्क्वायर कर देंगे यहां से, तो पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर बटा में 4। अब यहां से ए का मान यहां पर लेकर रख देंगे, यहां से कट पीट के आपका कितना 14/11 आ जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या करेंगे। कह रहे हैं कि गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंदर जो संबंध होता है उस संबंध के अनुसार करके इस सवाल को हल कर लेना। अगला नंबर कह रहे हैं कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लेके 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहे हैं ना, तो 1 से 10 तक वो विषम संख्या कौन कौन से होती है जो धनात्मक होती हैं। तो आपका देखिए तक कहाँ है, तक कहाँ है तो मतलब उसमें 1 में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी सबको जोड़ करके जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देना है। 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देना है। तो 9 7 16 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25, 25 बटा में 5, 5 बचेगा 25, आपका 5 आंसर हो जाएगा। 5 नंबर जो विकल्प होगा वही आपका सत्य हो जाएगा। विकल्प नंबर कितना आपका, विकल्प नंबर ये डी नंबर 4 नंबर विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। कह रहे कि माध्य को आलेखीय विद्युत द्वारा निम्नलिखित किससे प्राप्त किया जाता है। आपको देखिए इसको हल करके निकाल लेना। अगला 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 तथा माध्यिका का मान निकालना है। तो माध्यिका का सूत्र आप लोग जानते हैं ना, एक बहुलक और माध्य के संबंध में होता है। माध्यिका बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस बहुलक बटा में 3। यहां से इसको करके इसको हल कर लेना। अगला कह रहे कि वर्गीकृत आंकड़ों की किस अधिक प्रकार और कम प्रकार की संचयी वर्गमताओं के वर्गों के प्रक्षेप बिंदु से भुज से आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें से हल कर लेना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।